Good morning students, I am Vineet Uttam, your assistant teacher, and today we are going to discuss the chapter number 4 of history, the rural life and society. तो आज हम लोग बात करेंगे the rural life of the society, and in this chapter we will discuss about the colonial aggression policies, the impact of the land revenue policies on the rural economy and the peasant revolts. स्टूडेंट्स बहुत छोटा सा चैप्टर है और मोस्टली इस बात के लिए चैप्टर ये डिनोट किया गया है कि जो रूरल एरियाज में वहाँ की जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी वो कैसी थी और क्या क्या चेंजमेंट्स उसमें हुए। इसमें हम लोग रैयतवाड़ी के बारे में बात करेंगे, तो महलवादी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जमींदार बीच में आ जाएंगे, फिर कौन कौन से क्रॉप प्रोडक्शंस को ग्रो करने के लिए एम्फेसाइज किया जाता था ब्रिटिशर्स की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे, और बाद में उसके अगेंस्ट जो रिवॉल्ट्स हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग सन्यासी रिवॉल्ट्स और मूवमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है कि एक रिलेशनशिप, एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप बना हुआ था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी इनके बीच में। ये बात करें हम लोग 18वीं सेंचुरी की आसपास की। 18वीं सेंचुरी इंडिया में एक सिंबॉलिक रिलेशन था। सिंबॉलिक रिलेशन का मतलब है म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड डिपेंडेंस, मतलब कि एक बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए जो डिपेंडेंस होता है उसके ऊपर एक रिलेशनशिप बना हुआ था। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कॉलोनियल एग्रेशन पॉलिसीज एक्चुअली में क्या थी और वो कैसे इम्प्लीमेंट होती चली गई। तो सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट्स ऑफ द 1793 के बारे में, जो एक परमानेंट सेटलमेंट किया गया था वो कैसे और क्या था। परमानेंट सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। दिस सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। अंडर दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू ही गेव लैंड टू द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द परमानेंट बेसिस। होता ये कि ये जो सिस्टम है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था और मेनली ये सबसे पहले बिहार में, उड़ीसा में और बंगाल में, यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया गया। अब इस सिस्टम में था क्या, ऐसा क्या था इस सिस्टम में? इसमें क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू है उसके लिए जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको ज़मीन दी जाती थी एक परमानेंट बेसिस पे, मतलब उनको एक तरीके से ये कह लीजिए कि हमेशा के लिए उन्हें ज़मीन दे दी गई और उन्हीं से जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनको एक फिक्स अमाउंट पे करना होता था एज अ टैक्स। किसको? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मतलब इसी को क्या कहा गया, ये कहा गया था परमानेंट सेटलमेंट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब होता क्या है, द जमींदार बिकम अ न्यू मास्टर ऑफ द लैंड। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जमींदार हुआ करते थे उन्होंने अपने आप को वहाँ का जो जिस एरिया पे उनकी जिम्मेदारी थी, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को लैंड लॉर्ड्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादातर ज़मीनों पर उन्होंने अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए ये जो जमींदारी वाला जो मतलब तरीका था जो रेवेन्यू कलेक्शन का, वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। आपने देखा होगा कि जो पुराने जमींदार वगैरह हुआ करते थे गांव में, तो उनके पास अपूर्व संपत्ति होती थी, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में संपत्ति होती थी। इसीलिए बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो बाद में वहाँ पे जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाया गया और उसमें ये बताया गया कि दिस इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द लैंड यू कैन ओनली रिजर्व। ठीक है, और उसके बाद की जो लैंड हुआ करती थी वो उन लोगों को दे दी जाती थी जिनके पास भूमि नहीं होती थी। ठीक है, अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करें तो देखिए कंपनी, इसके मेरिट में ये है कि कंपनी को देखिए एक फिक्स रेवेन्यू हर साल मिलने लगा। ठीक है, और जो कंपनी हुआ करती थी उसको सभी के पास, मतलब किसानों के पास जाकर या गाँव जाकर ये कलेक्शन नहीं करना पड़ता था। उन्होंने सीधे जमींदार से नियुक्त कर दिया और उनका जो सीधा संबंध जमींदारों से ही हुआ करता था, है ना। अब जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे वो परमानेंट ओनर बन गए लैंड के, और वही मतलब जो क्राइसिस के टाइम पर वही उन लोगों को, जो किसान होते थे, क्या करते थे, कर्ज देते थे। ये भी एक बेनिफिट हुआ, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी थे।
डिमेरिट्स ये थे कि जो जो किसान था ना वो इससे परेशान होने लगा, क्योंकि होता क्या है कि जब कंपनी मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब लैंड जो जिम्मेदार होते थे लैंड ओनर्स होते थे, तो उनसे जब रेवेन्यू इकट्ठा करता था तो वो रेवेन्यू जो लैंडलॉर्ड को सॉरी जो जिम्मेदार को देना होता था, किसको, कंपनी को। तो वो किससे वसूलता था, वो वसूलता था किसानों से, फार्मर से, और जितना उसे देना होता था वो उससे ज़्यादा वसूलता था। अगर उसे मान लीजिए कि 1,000 रुपये महीने का उसे देना है तो वो 2,000 वसूलता था, 1,000 वो अपने पास रखता था और 1,000 टैक्स में देते थे। इससे शोषण होने लगा। फिर ज़्यादातर वो होता ये था कि जो किसान है अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो जो लैंडलॉर्ड होता था, मतलब जिम्मेदार होते थे, उनकी ज़मीन को क्या कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम वहाँ पर फेस होने लगी थी। तो कुछ ये फिर हम लोग बात करते हैं रैयतवारी सिस्टम के बारे में। इसके बाद एक सिस्टम आता है रैयतवारी। इन 1822 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस्ड न्यू सिस्टम ऑफ द कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू कॉल्ड रैयतवारी सिस्टम एंड ऑल्सो नोन एज मुनरो सिस्टम। होता क्या कि 1820 में जो गवर्नर जनरल थे भारत के थॉमस मुनरो, उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। किस चीज़ के लिए, लैंड को कलेक्ट करने के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला गया रैयतवारी सिस्टम या मुनरो सिस्टम। इस सिस्टम में होता क्या है कि कंपनी ने एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बनाया किसके साथ, रैयत के साथ। किस काम के लिए, जो रेवेन्यू है राजस्व को इकट्ठा करने के लिए, वसूल करने के लिए एक डायरेक्ट अपने संबंध बनाए रैयत के साथ। अब होता क्या, ये सिस्टम भी फेल हो जाता है, ठीक है ना। ये सिस्टम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत हाई रेवेन्यू एंड द हार्श मेथड था रेवेन्यू को कलेक्शन करने के लिए। तो ये जो सिस्टम मुनरो सिस्टम था, जिसको रैयतवारी सिस्टम भी कहा जाता है, ये भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता और वो क्रैश हो जाता है। इसके बाद फिर एक नया सिस्टम आता है जिसको बोलते हैं महलवारी सिस्टम। क्या बोला जाता है, महलवारी सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ये मेनली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था मेनली, मतलब कि ऑल इंडिया के कुछ पार्ट्स में रहा होगा, बट जो जो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन था वो यहीं पर था। ये जो सिस्टम था ये मॉडिफाई वर्जन था। मॉडिफाई वर्जन था किसका, जिम्मेदारी जो सिस्टम था, जो अपने यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 1793 वाला, तो ये उसका एक मॉडिफाई वर्जन था, मतलब उसको थोड़ा सा संशोधित करके पेश किया गया था। अब इसमें होता क्या है कि ऑल द प्रीसेंट मतलब फार्मर्स एंड कल्टीवेटर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब ये जो सिस्टम बनाया गया था इसमें फार्मर्स और कल्टीवेटर्स दोनों ही जो लैंड रेवेन्यू है उसको देने के लिए दोनों ही मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ ये भी कही गई है कि द फिक्स रेवेन्यू वाज टू पे इन कैश, मतलब कैश में आप पेश कर मतलब उसको दे सकते थे, एंड इट कुड बी द रिजर्व आफ्टर एवरी 30 ईयर, और सो इफ एनी केस द पीसेंट फेल्ड टू पे द लैंड रेवेन्यू द होल विलेज कम्युनिटी हैड टू पे। मतलब कि उनको टाइम दिया जाता था, अगर उसके अंदर वो लोग पे नहीं कर पाते थे तो जो पूरी कम्युनिटी होती थी, तो मतलब कि जो पूरा महल होता था, महल का मतलब किसी घर से या महल से मत लीजिएगा, महल का मतलब विलेज से है यहाँ पर, तो जो पूरा विलेज होता था, ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे उस टैक्स को पे करने के लिए, है ना। तो ये होता है। अब बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या था, इम्पैक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑन द रूरल इकोनॉमी, मतलब रूरल इकोनॉमी के लिए लैंड रेवेन्यू का क्या इम्पैक्ट था, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ ऑफ द कैश क्रॉप्स। होता ये कि जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए जो औद्योगिक क्रांति होती है, तो वहाँ पर कच्चे माल की जो रॉ मटेरियल होता है उसको उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगती है। अब जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो अपने
देश में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था तो वहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते दामों में चाहते थे। इसीलिए उन देशों में जहाँ पर भी अंग्रेज अपना शासन कर रहे थे उन देशों में वो उसी कच्चे माल को उत्पादन करने के लिए या फसल करने के लिए जोर देते थे जिनकी उनको ज़रूरत हुआ करती थी, और वो वहाँ से सस्ते दामों में उसको खरीदते थे। बाद में वो उसको ब्रिटेन ले जाते थे, मतलब इंग्लैंड ले जाते थे, और इंग्लैंड में ले जाने के बाद उससे अपना प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते थे, और वही प्रोडक्शन जो तैयार होता था वो वापस फिर हम ही लोगों को, मतलब कि हमारे बाज़ारों में लाकर महंगे दामों में बेचा जाता था। अब बात करते हैं ग्रोइंग डिमांड ऑफ द इंडिगो इन यूरोप। अब इंडिगो के मतलब कि यूरोप में डिमांड का क्या हुआ करता था। होता यह है कि देखिए, जब कपड़ों का व्यापार धीरे धीरे शुरू हुआ, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ तो वहाँ पे बहुत सारी कपड़े की मिलें लगाई गई, बहुत तरीके के कपास वगैरह के लेनिन और इस तरीके की जो छीटदार कपड़े हुआ करते थे, प्रिंटेड फ्रॉक्स होते थे, तो धीरे धीरे उनका तेजी से विकास होना शुरू हुआ। ये काम भारत में भी हुआ करता था, और भारत के द्वारा बनाए जाने वाले जो कपड़े, जो उसकी डिज़ाइन, जो उसके रंग की क्वालिटी, जो कलर मटेरियल होता था वो बहुत उम्दा क्वालिटी का, बहुत सुप्रीम क्वालिटी का यूज़ किया जाता था। तो इसकी वजह से इंग्लैंड या उन देशों में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था उसमें इम्पैक्ट हो रहा था, यहाँ तक कि उनके बाजार पूरी तरीके से बंद होने की कगार पर आ गए। इस वजह से उन्होंने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने किया क्या कि उन्होंने नील की खेती को बढ़ावा देने के बारे में विचार करना शुरू किया। उनका मानना यह था कि अगर हम लोग भारत में नील की खेती करवाते हैं तो उसी नील को हम लोग कहाँ अपने देश में ले जाएंगे, और उससे हम लोग अपने यहाँ के कपड़ों में डिज़ाइंस और प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने भारतीयों को मजबूर कर दिया नील की खेती करने के लिए, जिसके बारे में आपने बाद में देखा होगा कि बहुत सारे मतलब उसके लिए आंदोलन भी हुए, विद्रोह हुए, जिनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। द प्रिंसेस रिवॉल्ट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले द इंडिगो रिबेलियन के बारे में बात करें। अब इंडिगो रिबेलियन ये बंगाल में सबसे पहले जो फार्मर्स थे उन्होंने उसको अपोज करना शुरू किया। बाद में ये विष्णुचरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास फ्रॉम नाडिया वाज स्टार्टेड सून। और ये बाद में क्या हुआ कि ये बाद में धीरे धीरे ये जंगल की तरह ये विद्रोह फैलता चला गया, जो कि बाद में मुर्शिदाबाद, बुटवान, पटना और नारायण ऐसी जगहों पर, मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि बहुत तेज़ी से ये देश पे फैलता चला गया। ये जो चंपारण मूवमेंट हुआ था आपका बिहार में, चंपारण मूवमेंट के बारे में आप पढ़ते हो कि सरदार पटेल को वहाँ पर सरदार की नॉमिनेट किया गया था, तो वो वही चंपारण है, ठीक है ना। तो जो चंपारण मूवमेंट हुआ था, चंपारण आंदोलन बिहार का हुआ था, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। फिर बाद में सन्यासी और फकीर विद्रोह हुए। इसमें तो फर्स्ट मेजर रिवॉल्ट वॉज सन्यासी इन बंगाल, द मंजू शाह, मूसा शाह एंड द चिराग अली एंड द भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी वर द मेजर लीडर्स। मतलब ये क्या थे, ये मुख्य नेता वहाँ पर माने जाते थे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज इन द नॉवेल द आनंद मठ इज द डिस्प्लेटेड द रोल ऑफ सन्यासी। मतलब कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने इस रिवॉर्ड के लिए अपने आनंद मठ पे जिक्र किया है। अब हम लोग बात करते हैं वहाबी रिवॉर्ड्स के बारे में। तो वहाबी रिवॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज बाय द सैयद अहमद बरहलवी के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? सैयद अहमद बरहलवी के द्वारा, ठीक है ना। अब होता यह है कि जब प्लासी का युद्ध होता है 18, मतलब कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी टिल द 1857, मतलब प्लासी के युद्ध के बाद, मतलब 1857 तक बहुत सारे जो रिवॉल्ट्स हुए अंग्रेजों के खिलाफ भारत के डिफरेंट पार्ट्स में, लेकिन वो पूरी तरीके से सही से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए। इसीलिए वो अंग्रेजों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए उसके लिए। और होता ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को धीरे धीरे फोर्सली उसको दबाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि
जो ये रिवॉल्ट्स थे वो भारत के कुछ हिस्सों में ही उभर के रह गए और देशव्यापी इस तरीके के आंदोलन ये नहीं हो पाए, जिसका परिणाम ये निकला कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका इम्पैक्ट हम लोगों पर बहुत अधिक नहीं पड़ा। सॉरी, जो आंदोलन थे उनके इम्पैक्ट हम लोगों पर अंग्रेजों पर बहुत अधिक नहीं पड़े। सो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ द हिस्ट्री। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, but if you have any doubt, if you want to ask any question, you have any queries, then you can ask me. Till then, bye bye.